नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक प्लाज्मोलाइसिस एंड इम्बाइबिशन। इससे पहले जो क्लासेस रिकॉर्ड की गई थी उन क्लासेस में हमने पढ़ा था कि पादप कोशिका जो है किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विलयन युक्त माध्यम में रहती है। कुछ विलेन जो थे वह हाइपोटोनिक प्रकार के थे जिनकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम थी। कुछ विलेन जो ऐसे थे जिनकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर थी, जिन्हें आपने आइसोटोनिक कहा था। कुछ विलेन इस प्रकार के थे जिनकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक थी, उसे आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा था। तो कोशिका जो है इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विलेन युक्त माध्यम के अंदर रहती है और इनमें रहते हुए परासरण के विभिन्न नियमों का पालन करती है। यानी प्रत्येक कोशिका जो है इसके चारों ओर का पर्यावरण जो है इस कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की भौतिक एवं जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इन्हीं क्रियाओं में से दो प्रमुख क्रियाएं हैं प्लाज्मोलाइसिस और इम्बाइबिशन। प्लाज्मोलाइसिस को और इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन का मतलब होता है अंतःशोषण और प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जीव द्रव्य कुंचन। तो आज की इस क्लास में हम इन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस से। दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द। पहला शब्द है प्लाज्मा। प्लाज्मा से हम समझते हैं कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। तो प्लाज्मो शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य या जिसे हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। लाइसिस का मतलब होता है लयन, लयन का मतलब होता है घुल जाना या विलुप्त होना। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब यहाँ पर ये है कि जीव द्रव्य जो है यह अपनी सामान्य स्थिति से, अपने सामान्य आयतन से जब कम हो जाता है या संकुचित हो जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, जीव द्रव्य में कुंचन यानी जीव द्रव्य का संकुचित होना। जीव द्रव्य का जो संकुचन है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस जो है पादप कोशिकाओं में होने वाली एक प्रक्रिया है जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह सेल वॉल से दूर हट जाती है। जैसा कि आप प्लाज्मा में पादप कोशिका की संरचना आपने पढ़ी है, तब आपने पढ़ा होगा कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो कि कोशिका भित्ति से निर्मित होता है। इस आवरण के अंदर उपस्थित होती है पतली सी जो लाइन देख रहे हो, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सामान्यतया सेल वॉल के पास स्थित होती है, इससे जुड़ी होती है। लेकिन प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सामान्यतः सेल वॉल से जुड़ी होती है, यह इस सेल वॉल से पृथक हो जाती है और इससे दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि इससे वाटर का लॉस होता है ओस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आती है कि परासरण की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर से जल कोशिका से बाहर चला जाता है। उस कंडीशन में जीव द्रव्य जो है संकुचित होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेल वॉल से अलग होकर दूर हट जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पर हम इस कोशिका के द्वारा इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं। ये एक सामान्य कोशिका है। इस सामान्य को यहाँ पर देखिएगा, ये है एक सामान्य कोशिका है जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखी गई है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोशिका जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होती है यानी समपरासारी विलयन में होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य कोशिका के अंदर उपस्थित जो कोशिका द्रव्य है या जीव द्रव्य है उसकी सांद्रता और बाहर उपस्थित विलयन की सांद्रता अगर बराबर होती है तो इस प्रकार के विलयन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस कंडीशन में कोशिका में सामान्य रूप से जल प्रवेश करता है और कोशिका से जल जो है बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो कोशिका जो फ्लेक्सिड कंडीशन में रहती है। फ्लेक्सिड का मतलब होता है शिथिल अवस्था में रहती है। लेकिन अगर इस कोशिका को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोशिका के बाहर उपस्थित जो विलयन है इसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से बहुत ही अधिक होती है। यानी कोशिका द्रव्य की तुलना में कोशिका से बाहर उपस्थित विलयन की सांद्रता अधिक होती है। उस समय परासरण के नियम यह कहते हैं कि विलायक के अणु
विलेय की कम सांद्रता से विलेय की अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं, अर्थात पादप कोशिका से जल के अणु जो है बाहर की तरफ निष्कासित होते हैं। पादप कोशिका से जल के अणुओं का अपरासरण कोशिका से बाहर की तरफ होता है और धीरे धीरे कोशिका जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये जीव द्रव्य से अलग होने लग जाती है और धीरे धीरे संकुचित होकर संपूर्ण जीव द्रव्य संकुचित होकर कोशिका के बिल्कुल केंद्रीय भाग में आ जाता है और कोशिका भित्ति से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूर्णतः अलग हो जाती है और कोशिका का जीव द्रव्य संकुचित होकर गोलाकार रूप में या अंडाकार रूप में कोशिका के बिल्कुल बीच में केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को कह देते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत एक प्रक्रिया है जिसे हम यहाँ पर कोशिका को रखा गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी इसकी सांद्रता विलेन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से बहुत ही कम होती है, इसीलिए जो है पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका फुल टर्जिड अवस्था में पाई जाती है, स्फीत अवस्था में पाई जाती है। तो पादप कोशिका में सामान्य स्थिति है ये कि कोशिका स्फीत अवस्था में होती है क्योंकि कोशिका से बाहर उपस्थित विलेन जो है सामान्यतः इससे कम सांद्रता का पाया जाता है। ये कोशिका की सामान्य स्थिति है पादप कोशिकाओं में, लेकिन कई बार पानी की कमी होने से बाहर उपस्थित विलेन जो है यह आइसोटोनिक हो जाता है और कोशिका उस समय शिथिल अवस्था में चली जाती है, जैविक रूप से कम सक्रिय हो जाती है और उसका जीव द्रव्य जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से धीरे धीरे थोड़ा अलग होने लग जाता है। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर कोशिका से पूर्ण जल जो है पूर्णतः निष्कासित हो जाता है और जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, जिससे हम प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं किशमिश के अंदर रेजिन्स जो होती है उसके अंदर। किशमिश को बनाने के लिए हम यही करते हैं कि अंगूर जो होते हैं फ्रेश जो है अंगूर, उन्हें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं, यानी कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं। चीनी का जो सांद्र घोल होता है उसके अंदर अंगूर को रखा जाता है, जिससे अंगूर की कोशिकाओं में उपस्थित जो पानी है वो परासरण की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है और अंगूर जो है फ्रूट जो है उसका सिकुड़ जाता है और सिकुड़ कर फाइनली रेजिन या किशमिश के आकार में आ जाता है। तो प्लाज्मोलाइसिस का एक महत्व भी है कि हम इससे विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स जो है इन फ्रूट्स से हम पानी को हम बाहर निकालते हैं और फ्रूट्स को ड्राई कंडीशन के अंदर हम उसे सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। तो अंगूर से किशमिश प्राप्त होने की प्रक्रिया जो है एक प्रकार से प्लाज्मोलाइसिस का बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर हम प्लाज्मोलाइसिस की कुछ स्टेजेस के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से प्लाज्मोलाइसिस संपन्न होता है। ये एक सामान्य स्फीत कोशिका टर्जिड सेल जो कि जिसके बाहर उपस्थित विलेन जो है इसकी सांद्रता कोशिका से द्रव्य से कम होती है। इसी समय कोशिका जो है फुल टर्जिड कंडीशन में पाई जाती है, पूर्ण स्फीत अवस्था में पाई जाती है। यह अंदर उपस्थित जो ये वैक्यूल है इसमें सेल शेप भरा होता है, सेल शेप की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसी सेल शेप की मात्रा की वजह से पूरा कोशिका द्रव्य जो है यह कोशिका भित्ति से लगा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जीव प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से पूर्णतया जुड़ी होती है। यहाँ पर यह अंतर कर यहाँ देख पाना कठिन होता है कि कहाँ पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो ये पूर्ण स्फीत कोशिका है जिसके अंदर जो अंदर उपस्थित वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर सेल शेप जो है पूर्णतया भरा होता है। लेकिन जैसे ही हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अधिक सांद्रता के विलेन में रखते हैं, बाह्य परासरण शुरू हो जाता है और कोशिका से जल निकलकर बाहर आने लग जाता है। धीरे धीरे शुरुआत के अंदर हमें इस प्रकार से दिखाई देता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से धीरे धीरे अलग होने लग जाती है, कई स्थानों पर यह अलग होने लग जाती है। सेल शेप जो है इससे पानी निकलकर कोशिका से बाहर जाने लगता है और कोशिका में पानी की कमी होने लग जाती है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन कोशिका द्रव्य जो इसमें संकुचन प्रारंभ हो जाता है। यह परिस्थिति अगर लंबी चलती है तो फाइनली संपूर्ण जीव द्रव्य जो है यह कोशिका भित्ति से अलग होकर जो है कोशिका के बीच में आने लग जाता है। सेल शेप जो है यह लगातार कम होता जाता है और वैक्यूल की साइज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसे इन दोनों को हम प्री प्लाज्मोलाइसिस स्टेज कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस की पूर्व अवस्था हम इसे कहते हैं। इस कंडीशन तक अगर कोशिका को पुनः शुद्ध जल में या रख दिया जाता है, उसे कोशिका को पानी उपलब्ध हो जाता है तो कोशिका पुनः पानी को अवशोषित करके अंतःपरासरण करके यह पुनः सामान्य अवस्था में चली जाती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी इसे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तब जो है कोशिका का संपूर्ण सेल शेप जो है कोशिका से बाहर निकल जाता है और जीव द्रव्य बिल्कुल विलुप्त हो जाता है।
जीव द्रव्य है, संकुचित होकर कोशिका के बीच में आ जाता है। इसके अंदर उपस्थित वैक्यूल पूर्णतया विलुप्त हो जाती है और इस जीव द्रव्य के बाहर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था वह पूरा का पूरा कोशिका में भर जाता है और जीव द्रव्य केवल और केवल गोलाकार या अंडाकार रूप के अंदर कोशिका के अंदर विद्यमान पाया जाता है। इसे कह देते हैं हम प्लाज्मोलाइट सेल या जीव द्रव्य कुंचित कोशिका और इस संपूर्ण प्रक्रिया को कह देते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस के उपरांत इस प्रकार से हमें कोशिका प्राप्त होती है। अब इस कोशिका को जल उपलब्ध होने के पश्चात भी यह कोशिका सामान्य रूप के अंदर नहीं आ जाती है। यानी जीवद्रव्य कुंचन जब कंप्लीट हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस जब पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात कोशिका पुनः अपने वास्तविक आकार में नहीं आती है। ये थी प्लाज्मोलाइसिस की स्टेजेस, किस प्रकार से प्लाज्मोलाइसिस जो है संपन्न होता है। अगला स्टेप हमारा अगला टॉपिक है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन या अंतः शोषण। अंतः शोषण की प्रक्रिया को सामान्यतः हम सूखे बीजों में देख सकते हैं जब इन बीजों को हम अंकुरित करना चाहते हैं। ये सूखे बीज जो है अंकुरण के समय पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि पानी को अब्जॉर्ब किए बिना बीजों के अंदर अंकुरण करवाना संभव नहीं है। तो सर्वप्रथम बीज जो है, जो कि बिल्कुल सूखे हुए बीज है, इसकी बाह्य सतह के द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है और यह सीड जर्मिनेशन से पहले होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर यह प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है तो सीड जर्मिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो यह एक प्रकार से बायोकेमिकल रिएक्शंस को शुरू करने का काम करता है। जब पादप के सीड पानी को अब्जॉर्ब करते हैं तो अब्जॉर्ब करने से पानी अंदर पहुंचकर कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य को सक्रिय करता है और बीज के अंदर विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है एक्टिवेट होती है और सीड का जर्मिनेशन होता है। तो किसी भी बीज के अंकुरण होने से पहले जो पानी को अवशोषित करने की प्रक्रिया है बीजों की बाह्य सतह के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं इम्बाइबिशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम और भी जगह हम देखते हैं कि बरसात के समय या जब वायुमंडल में मॉइस्चर बहुत अधिक होता है, नमी बहुत अधिक होती है, उस समय हमारे घरों की खिड़की दरवाजे जो कि लकड़ी से बने होते हैं, ये भी जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। और इसी समय आपको महसूस होता होगा कि बारिश के दिनों में दरवाजे जो टाइट हो जाते हैं, उन्हें बंद करना और खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लकड़ी जो होती है ये ड्राई होती है और ये पानी को इम्बाइब करती है, उसे अंतःशोषित करती है और अंतःशोषित करके लकड़ियां जो फूल जाती है। तो यह भी एक अंतःशोषण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसके अलावा गम या गोंद जो है, इनके अंदर भी बहुत बड़ी कैपेसिटी पाई जाती है कि पानी और मॉइस्चर नमी को अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो कि सामान्यतः प्राकृतिक रूप से ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, उनमें वायु में उपस्थित नमी को अथवा जल को अवशोषित करने की, अंतःशोषित करने की क्षमता पाई जाती है और इस अंतःशोषण करने की क्षमता को ही हम इम्बाइबिशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है सामान्यतः लकड़ियां और बीज आदि फूलकर अपने आयतन में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द मिलता है हमें इम्बाइबेंट। इम्बाइबेंट का मतलब होता है वह ड्राई मटेरियल जो कि जल को अवशोषित करता है। जैसे कि हमारे पास सीड है, लकड़ियां हैं, गम है, ये सारे के सारे इम्बाइबेंट है जो कि पानी को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक आप बताना चाहूंगा, मान लो लोहे का एक टुकड़ा है या लोहे की कील है, यह भी ड्राई है लेकिन इसमें जल को अवशोषित करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इम्बाइबिशन की क्षमता जो है डिपेंड करता है इस ड्राई मटेरियल पर। जो ड्राई मटेरियल पानी के प्रति एफिनिटी दर्शाता है, पानी के प्रति बंधुत्व दर्शाता है, जिन्हें अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, उन्हीं के अंदर इम्बाइबिशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो पदार्थ इसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे कि लोहे की कील इसे अवशोषित नहीं कर सकती, वो इम्बाइबेंट नहीं होती है। जबकि लकड़ियां आदि पानी को अंतःशोषित करती हैं, तो ये इम्बाइबेंट की भांति काम करते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है हमारे पास इम्बाइबेशनल प्रेशर या अंतःशोषण की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न दाब, अंतःशोषण दाब जिसे हम बोलते हैं। यह दाब तब उत्पन्न होता है जब किसी इम्बाइबेंट के द्वारा या ड्राई मटेरियल के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है।
अर्थात किसी ड्राई मटेरियल के द्वारा जल का अवशोषण करने के पश्चात उत्पन्न जो दाब होता है, इस दाब को हम इम्बाइबिशनल प्रेशर कहते हैं। और इसी इम्बाइबिशनल प्रेशर की वजह से ही जल का अवशोषण जो बाहर से किया जाता है, यह भी डिपेंड करता है जिस प्रकार आपने ओस्मोसिस के समय पढ़ा था कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, उसी प्रकार से यहाँ पर टीपी को हमने रिप्लेस कर दिया है आईपी से, इम्बाइबिशनल प्रेशर से। यानी ओस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है, ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से जल को अवशोषित किया जाता है, जबकि इम्बाइबिशनल प्रेशर जो कि टर्गर प्रेशर के समान ही होता है, तो पानी को अवशोषित करने के बाद इम्बाइबेंट के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है, यह दाब इम्बाइबिशन को रोकने का काम करता है, यानी इम्बाइबिशन के विरुद्ध काम करने वाला दाब है। तो ओस्मोटिक प्रेशर तो जल के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है, इम्बाइबिशनल प्रेशर आईपी जो है यह अवशोषण को रोकने का काम करता है। तो इन दोनों का अंतर जो है यह कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और इसी की वजह से इम्बाइबिशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो वास्तविक रूप से इम्बाइबिशन जो है ये डीपीडी की वजह से होता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे इम्बाइबिशन के, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। इम्बाइबिशन जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखने को मिलता है जब आटा गूंदते उस समय। एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है जो प्राय हम नोटिस कर सकते हैं। आटा गूंदते हैं उस समय आटा जो है इसकी सरफेस ड्राई सरफेस पाई जाती है, और इसके अंदर पानी को इम्बाइब करने की, पानी को अंतःशोषित करने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। तो आटा गूंदते समय आटे के साथ जब पानी को मिलाते हैं तब आटा जो है पानी को इम्बाइब करता है, उसे अंतःशोषित करता है, और अंतःशोषित करने के उपरांत जो है आटा जो है इसका वॉल्यूम धीरे धीरे थोड़ा सा इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि आटे का वॉल्यूम जो आटे का आयतन जो है यह तो बढ़ता है, लेकिन जितना पानी हमने इसके अंदर मिलाया था उसके अनुपात में आटे का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। यानी कुछ संपीड़न भी यहाँ पर हुआ है। दो पदार्थ यहाँ पर मिले हैं, एक तो आटा मिला है और दूसरा पानी मिला है। आटे का आयतन और पानी का आयतन, इन दोनों का आयतन अलग अलग हम देखें तो इनका अलग अलग आयतन जो है अधिक होता है बजाय इन दोनों को मिलाने के बाद। इन दोनों को जब मिलाने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम आता है, जो अंतिम आयतन प्राप्त होता है, वह आयतन इन दोनों के अलग अलग आयतन की तुलना में कम होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इम्बाइबेशन के दौरान वॉल्यूम तो बढ़ता है, आयतन तो बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना उन दोनों का अलग अलग था। यानी इम्बाइबेशन के साथ थोड़ा संपीड़न भी होता है, और इस संपीड़न के दौरान थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होती है, और इसीलिए आटा गूंदते समय आटा जो है कुछ गर्म हो जाता है, क्योंकि संपीड़न के दौरान निकली ऊर्जा की वजह से आटा जो है कुछ गर्म होता है। तो यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल था। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आटा गूंदते समय जो है आटा गर्म क्यों जाता है, तो इसका सब किस प्रक्रिया की वजह से होता है। यह एग्जांपल होता है इम्बाइबिशन विद कंप्रेशन। इम्बाइबिशन के साथ संपीड़न होता है, या फाइनली कई बार इम्बाइबिशन भी आता है। इम्बाइबिशन की वजह से आटा जो है ये गूंदा जाता है और आटा जो है ये गर्म हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसी प्रकार आगे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।